काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यह जिंदगी तो हर कोई जी लेता है यारो, यह जिंदगी तो हर कोई जी लेता है यारो। जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। आपका स्वागत है एजुकेशन में सिद्धार्थ सर के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आपको पिछली वीडियो में हम बताए थे, हम लोग मुगल वंश पढ़ने वाले हैं। मुगल वंश के बारे में आपको वंशावली हम तैयार कर दिए थे। ये जो है मेरा मुगल वंश, ये कई खंडों में विभाजित है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम जहाँ से इसकी शुरुआत होती है, जिन्होंने इसकी स्थापना किया था वहां से लेकर हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबर के बारे में, और बाबर का जो है हम लोग 2 क्लास में खत्म करेंगे। कितने क्लास में? बाबर को हम लोग 2 क्लास में खत्म करेंगे और पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, जो सभी एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आइए बाबर के बारे में समझते हैं। अब देखिएगा, मुगल वंश का संस्थापक बोलेगा, किसको बोलेंगे? बाबर को बोलेंगे मुगल वंश का संस्थापक। लेकिन बाबर का एक असली जो नाम था, वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद था। क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद था। अब समझते हैं थोड़ा सा बेसिक कि इसकी आखिर शुरुआत हुई तो हुई कैसे हुई। अब समझिएगा, तैमूर जो था, तैमूर के मृत्यु के बाद मध्य एशिया में कौन? मध्य एशिया क्या छोटे छोटे राज्यों में विघटित हो गया। वो एकदम छोटे छोटे राज्यों में बहुत सारा राज्य टूट गया, वहां का शासक भी अलग अलग हो गया। तो उन्हीं में से कौन सा था? मुगल वंश था। उन्हीं में से कौन था? एक मुगल वंश था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है, और बाबर का असली नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद था। बाबर का असली नाम। अब देखिएगा, तुर्की भाषा में जो है बाबर की तुलना बाघ से क्या गया? किससे क्या गया है? बाघ से क्या गया है? जिस तरह बाघ दहाड़ता है एकदम पूरा जंगल में, उसी तरह ये कहा गया है बाबर एक ऐसा शासक था जो कि अपने पराक्रम एवं निर्भरता के कारण ही बाबर का, इसलिए उसकी तुलना तुर्की भाषा में बाबर को बाघ से कर दिया गया है। अब समझते हैं इसका, अगर पूछा जाए बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगान में हुआ था। फरगान कहाँ पड़ता है अभी? और उस समय भी उज्बेकिस्तान में पड़ता है। उज्बेकिस्तान कहाँ है? मध्य एशिया का एक देश है उज्बेकिस्तान, वहां पे पड़ता है। फरगान के एक छोटे से राज्य में इसका जन्म हुआ था बाबर का। इसका पूछा जाए पूछा जाए, पिता का नाम था मिर्जा शेख बहादुर, जो कि तैमूर वंश का था। ध्यान रखिएगा, वो मुगल वंश का नहीं था। इसके मम्मी जो थी मुगल वंश का था, उसकी जो पिता थे कौन? मिर्जा शेख बहादुर, वो तैमूर वंश का था। और माता जो था कुतुब निगार खान, ये मंगोल वंश का था, जो कि चंगेज खान की बहन थी। अब समझिएगा, इसीलिए हम कहते हैं बाबर को जो मंगोल और तैमूर का दोनों का मिश्रण है। क्यों? क्योंकि आप समझिए उसका पिता किसका था? पिता है ये तैमूर वंश का, और माता जो है किस वंश का है? मंगोल वंश का। इसीलिए दोनों का खून का मिश्रण कहते हैं बाबर को। अब समझिएगा, इनके माता और पिता का मृत्यु बहुत ही पहले हो चुकी थी। महज 11 वर्ष की आयु से पहले इनकी मृत्यु हो चुकी थी, इनके माता पिता का। अब यहाँ सवाल बात उठता है कि बाबर को आखिर कैसे ये बड़ा होगा, किसने पाला होगा, किसके संरक्षण में क्या किया होगा। तो इनकी दादी थी एहसान दौलत बेग, एहसान दौलत बेग ने ही इन्हें पाला पोसा बड़ा किया। जब इनके पिता की मृत्यु हो गई तो इन्हें क्या किया? 11 वर्ष की आयु में ही इसे क्या बना दिया? राजा बना दिया गया, शासक बना दिया गया। कब? 11, देखिए 1483 में जन्म हुआ था, उसमें 11 जोड़िए तो क्या हो जाएगा? 1494 में इनको शासक बना देगा, महज 11 वर्ष की आयु में। सोचिए, अगर अभी के बच्चों को समझिए कि अगर 11 वर्ष में दे दिया जाए तो उसको सही से कुछ करना नहीं आता, मतलब समझिए उसमें वो पूरा राजपाट संभाल रहा था। अब समझिएगा, जब 1494 में जब ये शासक बना, तो उसके बाद जो है इन्होंने क्या क्या, अब ये समझते उसके शासक बने होते इन्होंने कुछ करेगा काम, तो इसके बारे में अब समझते हैं। अब देखिए, जब 1494 में क्या हुआ? शासक बन गया। टेंशन नहीं लीजिए, जितनी बातें बोले हुए सारा का सारा आपके यहाँ बोर्ड पे क्या है? लिखा हुआ है, समझिए। अब शासक बनने के बाद इन्होंने सबसे पहले क्या किया? युद्ध किया। और तभी राजा महाराजा अपने से युद्ध करने के लिए नहीं जाता था, इनका सेनापति सब होता था, और उनकी सहयोग से ये युद्ध करने के लिए गया। 1501 ईस्वी में समरकंद को जीत लिया। कहाँ पे? वहीं पर पड़ता था समरकंद, उज्बेकिस्तान में। समरकंद को जीत लिया, और ये जीत महज 8 वर्ष तक थी। 8 महीना तक ये जीत रही, और यह जीत फिर वापस छीन लिया गया युद्ध करके। ठीक है, अब देखिए, ये जो थे ना
ये देखिए इनके पिता और माता की मृत्यु हुई थी, और इनको जब राजा बना दिया गया 1494 ईस्वी में, तो अब क्या हुआ समझते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले 15 से समरकंद जीता और यह 8 महीने तक ही जीत रही। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने गजनी और काबुल पे भी अधिकार किया। अब समझते हैं काबुल किसकी राजधानी है, तो आप लोग को पता होगा कि अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल है। तो उस पर अधिकार किया, लेकिन इसके आस पड़ोस के जितने भी शासक क्यों आपको शुरुआत में तैमूर की मृत्यु बाद मध्य छोटे छोटे राज्यों का क्या हो गया, उदय हो गया, छोटे शासकों का उदय हो गया। तो जो बहुत सारे इसके आस पड़ोस के जितने भी राजा थे, शासक थे, इनसे हमेशा युद्ध करते थे। ये इस युद्ध से तंगी आकर के, परेशान आकर के, अब इनको वहां पर रहना भी दुर्बल हो गया था। तो इन्होंने सोचा अब हम यहाँ नहीं रह सकते, हमें ये लोग जीने नहीं देगा। इसके लिए अब इन्होंने क्या किया, एक छोटे से नक्शा से समझते हैं। अब देखिएगा, अगर देखिए यहाँ पे समझिए कि अगर यहाँ पे भारत है, तो भारत के ऊपर में देखिएगा यहाँ सब ये क्या है, मध्य एशिया क्या है, आप समझिएगा। यहाँ पे मेरा क्या है, मध्य एशिया है। मध्य एशिया सब देखिएगा, यहाँ पे इसको छोटा छोटा राज्य रहने नहीं दे रहा था शासक। तो इन्होंने क्या सोचा कि बगल ऊपर मेरे नीचे भारत है, इन्होंने भारत की ओर कदम बढ़ाना चालू कर दिया। क्यों, इसको मजबूरी में आना पड़ा भारत। क्यों, क्योंकि इन्हें वहां जो थे इसको राजा से इसको रहने नहीं दे रहा था, इनसे युद्ध कर रहा था। तो मजबूरी में इन्हें भारत आना पड़ा। और जब यह भारत आया तो इन्होंने सबसे पहले भारत आने के साथ साथ इन्होंने सबसे पहले बाजोर अभियान किया। और तो याद रखिएगा, पानीपत का जो इन्होंने युद्ध किया था भारत में, पानीपत की इससे पहले भी इन्होंने 4 बार आक्रमण कर चुका था भारत पे। और ये ध्यान में रखिएगा, पानीपत का जो युद्ध था इनका 5वां आक्रमण था भारत पे। और इसी दौरान उन्होंने क्या किया, ये बाजोर अभियान किया। और बाजोर अभियान में इन्होंने भेड़ा के किला को जीत लिया। और भेड़े को किले के जीतने के लिए इन्होंने सर्वप्रथम बारूद और तोप का भी प्रयोग किया था। अब थोड़ा सा जितनी हम सारी बातें बोले आपको बोर्ड पे लिखा हुआ, पहले उसको हम लोग समझ जाते हैं। अब आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आइए, मुगल वंश में सबसे पहले कौन आता है, बाबर होता है। इन्हीं को ही हम संस्थापक कहते हैं मुगल वंश का। देखिएगा, बाबर का असली नाम क्या था, जैनुद्दीन मोहम्मद था, जो किसी को हम लोग क्या कहते हैं, संस्थापक कहते हैं। तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ होता है बाग। इसका जन्म 14 मिस्टेक से लिखा गया है, 14 फरवरी होगा, हम बोले हैं वीडियो में सही, ठीक है, 14 फरवरी होगा। क्या होगा, 14 फरवरी 1483 को फरगान में होता, जो कि फरगान अभी कहाँ पड़ता है, उज्बेकिस्तान में। और ये मध्य एशिया का एक देश है। अब देखिए, इसका पिता का नाम क्या, उमर शेख मिर्जा, जो तैमूर वंश का था। माता कौन था, कुतुलुक निगार खान, जो कि मंगोल वंश का था। इनकी दादी थी एहसान दौलत बेग। और एहसान दौलत बेग ने ही किसको पाला था, बाबर को पाला था। और 11 वर्ष की आयु में उनके पिता की मृत्यु हो गई। तो 11 वर्ष की आयु में 1494 में फरगान का शासक बना दिया गया। और फरगान का जैसे ही शासक बना, तो बाबर ने किसकी उपाधि धारण किया, मिर्जा की उपाधि धारण किया। मिर्जा की उपाधि धारण करने के बाद, जैसा कि आपको हमने भी जस्ट बताया था कि 1501 ईस्वी में इन्होंने समरकंद पर आक्रमण किया। और समरकंद को इन्होंने भली भांति जीत लिया। लेकिन यह जीत उनके लिए कोई बड़ा वर्षों के लिए नहीं, कोई बहुत दिनों के लिए नहीं, महज 8 महीने तक ही रही। आप समझते हैं कि बाबर ने काबुल और गजनी पर भी आक्रमण किया और उनको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। और काबुल की बात किया जाए तो काबुल आप लोग जानते हैं कि अभी वर्तमान समय में अफगानिस्तान की ये राजधानी है। उसके बाद समझते हैं, आप देखिए 1494 में शासक बना, 1501 में समरकंद जीत लिया, 1507 में इन्होंने मिर्जा की उपाधि त्याग कर दिया। तो दोस्तों अब बताइए किसका उपाधि धारण किया, तो बादशाह की उपाधि इन्होंने धारण किया। अब समझिए, बाबर ने एक देखिए सबको अपना वंश बनाना चाहता है ना, तो बाबर ने एक अपने लिए पूरा अपने साम्राज्य के लिए एक नए वंश की स्थापना किया था, चगताई वंश। उस वंश का क्या नाम था, चगताई वंश। ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछता है। तो चगताई वंश की स्थापना क्या था, जिसे चगताई तुर्क के नाम से जाना जाता है। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध से भारत के पहले 4 बार आक्रमण किया था। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध है भारत का 5वां आक्रमण था, नाम ये पहला। ध्यान में रखिएगा इस बात को, क्योंकि अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देगा तो उसमें फंस जाइएगा। अब समझते हैं, तो 1519 में बाबर ने भारत में बाजोर अभियान किया था। और इसी अभियान के दौरान उन्होंने भेड़ा के किला को जीत लिया। और भेड़ा को किला को जीता, तो जीतने के लिए उन्होंने सबसे पहले तोप और बारूद का प्रयोग किया।
तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। आई हो कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए अब इसके आगे जानते हैं कि इन्होंने तोप और को किस पद्धति से विषय कौन किसका सेनापति था, अब समझते हैं। ठीक है, अब आइए यहाँ पे समझते हैं इसके आगे। तो अब समझते हैं कि उसके बाद इन्होंने क्या किया। देखिएगा, बाबर जो आक्रमण कर आखिर भारत में क्या था, इसकी कोई देश दूसरे देश का लोग कैसे आके भारत पे से आक्रमण कर सकता है, तो कहीं ना कहीं भारत का लोगों का सपोर्ट किया होगा। तो बाबर को जो है भारत इब्राहिम लोधी को हराने के लिए भारत के ही शासक, जैसे कि हो गया राजस्थान का राणा संगा हो गया, पंजाब का हो गया सूबेदार दौलत खान लोधी हो गया, और इब्राहिम लोधी की खुद चाचा आलम खान उसको बुलाया, निमंत्रण दिया किसको हराने के लिए, भारत में इब्राहिम लोधी को हराने के लिए क्या क्या आमंत्रित किया था। और बाबर ने आया और यह युद्ध किया और इस युद्ध में इब्राहिम लोधी को हरा दिया। और देखिएगा, इस युद्ध में उन्होंने बहुत सारी नई नई चीजें किया था जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब समझते हैं उन्होंने जो इस युद्ध में पहली बार तोप का प्रयोग किया था, बारूद और तोप का प्रयोग किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हारा गया था, जिसमें कि बाबर जीत गया और इब्राहिम लोधी हार गया, पराजित हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। और इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का शासक था और दिल्ली सल्तनत में ऐसा एक भी शासक नहीं था जिसकी मृत्यु हुई थी युद्ध में, लेकिन इब्राहिम लोधी एकमात्र ऐसा शासक था जिसकी की मृत्यु युद्ध के दौरान हो गई थी, युद्ध में ही हो गई थी। अब समझते हैं बाबर ने ये युद्ध तोप के बल पे जीता था। इब्राहिम लोधी तो समझिए, अब इब्राहिम लोधी इतना मजबूत शासक था जो कि उनके चाचा आलम खान नहीं हरा सकता था, पंजाब का सूबेदार नहीं हरा सकता था, पंजाब का सूबेदार था दौलत खान नहीं हरा सकता था, राजस्थान का राणा संगा उसका शासक नहीं उसको हरा सकता था। सोच सकते हैं कितना बलवान था, कितना मजबूत शासक था, कितना कठोर था, बहुत ही मजबूत शासक था। इसलिए उन सबकी बस की बात नहीं थी इसे हराना, इसलिए उन्होंने इसको बाबर को आमंत्रित किया था। और बाबर को वो तो मौका चाहता ही था, क्योंकि वो तो उनको खुद अपने पड़ोसी शासक से क्या कर परेशान करता था, हमेशा उससे युद्ध करने से तंगी आ चुका था। बाबर को तो मौका चाहिए था, मौका में चौका मार दिया। तो जैसे ही इसको आमंत्रित किया, भारत में आया और युद्ध किया। इस युद्ध में तोप का तोप का प्रयोग किया और तोप के बल पे ही इन्होंने, बाबर की भी बस की बात नहीं थी ये युद्ध जीतना, उन्होंने तोप के बल पे ये युद्ध को जीता। अब समझते हैं कि उन्होंने आखिर तोप को किस विधि से, तोप के साथ सेना भी आया होगा ना, तो उन्होंने सेना को जो है उज्बेक नीति यानी तुगलमा नीति से सजाया। और तुगलमा नीति को अंदर चंद्रकार नीति भी कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और उन्होंने तोप को जो है, तोप को पूछेगा किस नीति से सजाया, तो उस्मानी पद्धति से। तोप को किस नीति या किस पद्धति से सजाया, तो उस्मानी पद्धति से। और उस्मानी पद्धति को ही हम लोग रूमी पद्धति के नाम से जानते हैं। और तोप का जो नेतृत्व कर रहा था बाबर की ओर से, उसका सेनापति कौन था, मुस्तफा खान। कौन था, मुस्तफा खान। यहाँ पे हम लिखे भी है, उनका मुस्तफा खान था। कौन था, मुस्तफा खान। और उस्ताद अली था जो कि तुर्की अधिकारी था। और जितना बात हम बोले सारी बात आपको यहाँ पे लिख दिए हैं। अब समझते लिखे, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि पंजाब का सूबेदार दौलत खान, राजस्थान से राणा संगा और इब्राहिम लोधी के चाचा, खुद इब्राहिम लोधी के चाचा। सोचिए, अपना अपना भी नहीं होता है। ये आलम खान किसको आमंत्रित किया था, ये मुस्तफा ने मिलो किसको बुलाया था, बाबर को बुलाया था, किसको हराने के लिए, इब्राहिम लोधी को हराने के लिए। तो जैसे भारत आया, उन्होंने तोप को सजाने की किस विधि का प्रयोग किया, उस्मानी विधि को। और उस्मानी विधि को ही हम लोग रूमी पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रूमी पद्धति बोले या तो रूमी नीति बोले, दोनों बात एक ही है। अब देखिएगा, सेना को उन्होंने किस नीति से, उज्बेक नीति को तुगलमा नीति भी कहते हैं। और तुगलमा नीति को अर्धचंद्रकार नीति के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, तो इस युद्ध में क्या हुआ, इब्राहिम लोधी हार गया और इस युद्ध में ये मारा गया। जैसे मारा गया तो याद रखिएगा
पूछेगा दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जो कि युद्ध में मारा गया था वो कौन था? इब्राहिम लोदी था। अब समझते हैं कि इब्राहिम लोदी तो दिल्ली सल्तनत का था। जब हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तो वहां पे इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखिएगा भारत में पहली बार कौन, ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन बहुत ही पूछा हुआ है, पूछेगा बार बार। भारत में पहली बार तोप किरण का जो प्रयोग है बाबर ने ही किया था, जिसमें कि तोप को पूछेगा किस विधि द्वारा सजाया था, किस पद्धति द्वारा, तो उस्मानी यानी कि रूमी पद्धति द्वारा सजाया था। और सेना को किस पद्धति द्वारा? तुगलमा नीति द्वारा। तुगलमा नीति को अर्धचंद्राकार भी नीति का, अर्धचंद्राकार मतलब क्या? वो ऐसे सजाया था। कैसे सजाया था यहाँ समझिएगा, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, वो ऐसे इस पद्धति में सजाया था। किस पद्धति में? ऐसे करके था, ऐसे करके एकदम जिस तरह होता है आधा चावल होता है ना, ऐसे करके सजाया था। इस तरह घेर के सेना को सजाया था। उसमें क्या रखा था? तोप रखा था। और यह युद्ध जीतने का मेन कारण, मुख्य कारण ये था कि उन्होंने तोप का प्रयोग, तोप नहीं लाता, उनकी बस की बात भी नहीं था ये युद्ध को जीतना। अब देखिएगा तो तोप का देखिएगा कोई ना कोई तो नेतृत्व कर रहा होगा। तो दो एकदम जो कि उसका पूरा टेंडर था, एकदम पूरा सो एक्सपीरियंस था, जो ये हमेशा काम किया है, वो तुर्की का दो अधिकारी था, मुस्तफा खां और उस्ताद अली खां। उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। तो तुगलमा नीति को चंद्रकार नीति भी कहते हैं। अब देखिएगा मेन बाबर ने 4 लड़ाइयां लड़ी थी, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका ट्रिक है पान खा चांद के घर, पान खा चांद के घर। देखिएगा पान खा चांद के घर 1526, 1527, 1528, 1519। देखिए पान से याद रखेंगे, पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। कौन मारा गया? इब्राहिम लोदी। घोष रखेंगे खनवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में, राणा संगा पराजित हुआ। चांद से रखेंगे चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 ईस्वी में। कौन मारा गया? मेदिनी राय को पराजित कर दिया गया। अब देखिएगा घर से रखेंगे घाघरा का युद्ध। क्या रखेंगे? घाघरा का युद्ध। और इस युद्ध में, ये युद्ध पूछेगा कब हुआ था? 1529 ईस्वी में। और किसको हराया गया? अफगान शासकों को। और ये 4 जो ये है पानीपत का, खनवा का, चंदेरी का, घाघरा का, ये चारों युद्ध के बारे में, पानीपत के बारे में तो लगी। अब हम लोग अभी सारी बातें समझ गए। पानीपत का प्रथम युद्ध उनके लिए ज्यादा मायने नहीं रखा, लेकिन पानीपत का प्रथम युद्ध परिणाम के स्वरूप उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन इसमें लोदियों का भाग खुल गया था। अब देखिएगा ये खनवा का युद्ध हो गया, चंदेरी का युद्ध हो गया, घाघरा का युद्ध हो गया। इस सारी युद्ध के बारे में फिर बाबर ने क्या क्या लाया था, कौन कौन चीज को लागू किया था भारत में, कहाँ रहा, क्या क्या, कैसे मृत्यु हुई, इसका हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ये मेरा वीडियो नंबर 1 था बाबर का, और अगले लेक्चर में मेरा वीडियो नंबर 2 आएगा बाबर का। तो हम उसमें पूरा इसको बाबर को खत्म करेंगे। पूरा बाबर का 2 लेक्चर है। आज ये पहला लेक्चर है बाबर का, और कल आएगा ये दूसरा लेक्चर है, उसमें पूरा खत्म कर दिया जाएगा बाबर को। आई होप कि आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिला होगा। तो आशा करते हैं आपको ये सारी बातें समझ में आ गया होगा। और अगली वीडियो जो आएगा उसको देखने के लिए नहीं भूलिएगा, क्योंकि उसमें पूरा बाबर को डिटेल करेंगे, और वहीं पे उसको बाबर को खत्म करेंगे। उसके हम लोग किस पे चलेंगे? हुमायूं पे चलेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में पार्ट 2 के साथ बाबर का। धन्यवाद।